आप लोगों ने दिया है। सर के ऊपर जो सम्मान की पगड़ी आप लोगों ने रखी है, ये सम्मान मेरा नहीं है, ये सम्मान बड़ौदा की सरदारी का है। मैं दोनों हाथ जोड़ कर करके सिर नवा करके आप सबको प्रणाम करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ। चुनाव चल रहा है। 25 मई को हम सब ने इस देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव करना है। ये छोटा चुनाव नहीं है, इसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं और इसको लेकर के हमारे गांव के अंदर भी, हमारी चौपाल के ऊपर भी, हमारे वार्ड में भी मंथन चलता है और इस बात की चर्चा करते हैं कि देश कैसे आगे बढ़े। उसको लेकर के मंथन करके एक बड़ा निर्णय देश की सरदारी लेती है। और भाइयों, जब 2014 से पहले की स्थिति थी, अगर उसको देखें, देश के अंदर भ्रष्टाचार, देश के अंदर लाइनें, देश के अंदर गैस का सिलेंडर लेना होता था 3 दिन में उपलब्ध होता था। अब गर्मी का मौसम है, इस टाइम तो भाई बिजली देखने को भी नहीं मिलती थी। मुझे तो ध्यान में है कि जब दोपहर होता था, मंजा उठा करके कोई न कोई बड़ा पेड़ देखते थे कि उसके नीचे दोपहर काटना है। ये हालात कांग्रेस के समय में थी और कांग्रेस के लोगों ने, भाइयों, भ्रष्टाचार के अंदर तो विश्वास था, परंतु विकास के अंदर विश्वास नहीं था और इस कारण से देश के लोग आहत थे। देश के लोग सोचते थे कि कैसे कांग्रेस से छुटकारा मिले और कोई ऐसा नेतृत्व आए जो इस देश की डगमगाती हुई नैया को वो पार कर सके। और भाइयों, आप लोगों ने 2014 में नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास किया। मुझे ये बताते हुए आप लोगों के बीच में ये बड़ी खुशी भी हो रही है। आदरणीय रामविलास जी बोल रहे थे कि कांग्रेस को राम नाम सत्य बोलना है, ये कहना है, और आज उस दिशा के अंदर जा भी रहे हैं। रामविलास जी की बात वो सत्य हो रही है। 2014 में मैं देख रहा था, भारतीय जनता पार्टी एनडीए भाइयों 543 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा। कांग्रेस पार्टी 464 सीटों पर चुनाव लड़ी। जब 2019 का चुनाव आया, भारतीय जनता पार्टी आप सब के आशीर्वाद से 543 सीटों पे चुनाव लड़ी। कांग्रेस पार्टी भाइयों 421 सीटों पे चुनाव लड़ी। और मुझे खुशी है, देश ने भारतीय जनता पार्टी को 2014 में 282 सीटें दी, एनडीए को 325 दी। जब 2019 का चुनाव आया तो भारतीय जनता पार्टी को 5 साल के बाद आप लोगों ने 303 सीटें दी और एनडीए को 353 सीटें देने का काम किया है। और भाइयों, आज मैं देखता हूं, आज 2024, आज कांग्रेस मात्र 272 सीटों पे चुनाव लड़ रही है और सरकार बनाने का दम भर रही है। भाइयों, कैसे 272 सीटों पे सरकार बना सकती है? 272 सीटें तो चाहिए जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए, तब जा करके वो सरकार बनती है। परंतु चुनावी 272 पर लड़ रहे हैं तो कैसे भाइयों वो सरकार का दम भर रहे हैं? वो इधर उधर देख रहे हैं, घमंडिया गठबंधन की तरफ देख रहे हैं और सभी लोग अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग भाइयों बजा रहे हैं, वो भी हम देख रहे हैं। एक मेरे ध्यान में कहावत आती है जो घमंडिया गठबंधन की है। और घमंडिया गठबंधन की कहावत इस प्रकार की है, कुछ लोग नाव के ऊपर बैठ करके जा रहे थे, एक व्यक्ति उनके बीच से उठा और उठ करके अलग बैठ गया और अलग बैठ करके नाव में
चेक करना शुरू कर दिया। और जब दूसरे लोगों ने उसको देखा कि ये नाव में चेक कर रहा है, उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, ये नाव डूब जाएगी, इसमें पानी भर जाएगा। और वो कहने लगा ये तो मेरी जगह है, आपने क्या लेना, मैं चेक करूं कुछ भी करूं। उनको देश से कोई मतलब नहीं है, देश के लोगों से कोई मतलब नहीं है, उनको तो सिर्फ मतलब है कि भ्रष्टाचारियों को कैसे बचाया जाए, इस परिवार को कैसे बचाया जाए। भाइयों, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, बाकी देश से कोई मतलब नहीं है। अभी मैं बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ कहावत है, कई बार बुजुर्ग बोलते हैं ना, कहा उस सुनने का क्या फायदा जो सुनना कान को फाड़ दे। ये बुजुर्ग बोलते हैं, बुजुर्गों की कहावत है। भाइयों, रामविलास जी कह रहे थे, हमारे ब्रह्मचारी जी हमारे भी मित्र हैं, परंतु ऐसी पार्टी के अंदर चिपट गए जिसने देश को लूटने का काम कर रही है, जो देश के अंदर दंगे कराने का काम करती है, उसका इतिहास हमारे सामने है। हम देखते हैं एक वोट के लिए भाइयों उनके पास कोई नीति या कोई विजन नहीं है। इस देश के लिए अगर कोई नीति विजन है कि लोगों को लड़ाओ और लड़ा करके भय पैदा करो, भय पैदा करके वोट बटोरने का काम करो, ये कांग्रेस की नीति है और इसको हम लंबे समय से देख रहे हैं। भाइयों, चाहे 84 के दंगे की बात है, 84 के अंदर किस प्रकार के दंगे हुए मुझे ध्यान में है। अटल बिहारी वाजपेयी जी आज इस दुनिया में नहीं है। अरे उस समय के अंदर ये सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। जब 84 के दंगों में सिखों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, अटल जी एक कमरे के अंदर थे, उनके पास देखा नहीं गया। अटल जी लाठी लेकर के बाहर निकले कि कौन है जो इनके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करता है, पहले मेरे ऊपर हाथ उठाए, फिर मैं इनके ऊपर कोई अगर हिम्मत रखेगा, जब मैं मेरी लाश से गुजरेगा तो मैं फिर इनके आगे जाने दूंगा। भाइयों, ऐसा व्यक्तित्व था, ऐसा नेता था जिनके अंदर पीड़ाएं थी, परंतु ये लोग देश को तोड़ने के लिए कैसे कैसे लोगों के बीच में जाकर के समर्थन करते हैं। भाइयों, हमने वो समय देखा है, ये धारा 370 कितने लंबे समय से जिसकी रामविलास जी ने बात की है। अरे उन कश्मीरी पंडितों के ऊपर क्या अत्याचार कांग्रेस ने किए। अरे वो व्यक्ति, वो यासीन मलिक जिसने कश्मीर की घाटी में तबाही को मचाया, और भाइयों वो व्यक्ति दिल्ली के अंदर पोस्टर लगाता है और वो बोलता है कि कांग्रेस को वोट दें। इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण कांग्रेस के लिए कोई बात नहीं हो सकती। भाइयों, जिन्होंने वहां कश्मीर की घाटी को खाली करने का काम किया है, और वो व्यक्ति वो ऐसा जो अलगाववाद की नीति को अपनाता था, जो पाकिस्तान के इशारे के ऊपर चलता था, पाकिस्तान के इशारे के ऊपर भारत में आतंकवाद फैलाने का काम करता था, और ये पोस्टर लगा करके बोलता है कि कांग्रेस को वोट दें। अरे किस तरफ देश को ले जाना चाहते हैं, देश की क्या दुर्दशा करना चाहते हैं। भाइयों, इस बात को हमने समझना है कि आज नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये देश सुरक्षित है। भाइयों, मैं आप लोगों के बीच में आज बड़ौदा की सरदारी के बीच में एक बात कहने के लिए आया हूँ कि समय कम है। आज 7 तारीख है, मात्र हमारे पास 18 दिन शेष हैं, और ये 18 दिन मैं ये संकल्प लेने के लिए आया हूँ कि प्रधानमंत्री जी अगर मेरे को पूछें, मैं ये बात कह दूँ कि बड़ौदा की सरदारी ने कह दिया है कि मोहनलाल बड़ौली सबसे ज़्यादा वोटों से जीत करके कमल का फूल लेकर के आपके पास आएंगे। ये बोल दूँ ना, पिछले वालों की आवाज़ नहीं आ रही मेरे तक, बोल दूँ। भाइयों, मोहनलाल बड़ौली मेरा भाई है, मैं आज भी पार्टी का अध्यक्ष हूँ, मेरे साथ ये महामंत्री है। भाइयों, मैं आप लोगों को आज विश्वास दे करके जा रहा हूँ कि बड़ौदा के लिए कोई भी काम होगा, आपका बेटा, आपका भाई चंडीगढ़ में बैठा है, कभी भी आकर के मिल सकते हैं। आपको पूछने की जरूरत नहीं है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है।
आप डायरेक्ट आकर के मेरे को मिल सकते हैं। अरे हमारी ड्यूटी है, आप लोगों ने हमें बैठाया है और जो भी आप लोग काम कहेंगे उन कामों को पूरा करने की जिम्मेवारी ये आपके बेटे की है, आपके भाई की है। मिलकर के करेंगे ना, मैं और मोहनलाल बड़ौली जी कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। आप एकजुटता से खड़े हो जाइए। ये लोग अफवाह फैलाते हैं, ये कांग्रेस के लोग आजकल तरह तरह के सोचे छोड़ते हैं। अरे अभी एक झूठ बोल दिया राहुल गांधी ने और कहने लगा कि मैं 1 लाख रुपया गरीब के खाते में पहुंचाऊंगा। अरे भले आदमी तय कैलकुलेशन तो ठीक कर लेना, तय 1 लाख कैसे पहुंचा देगा? पता नहीं वोट लेने का किस प्रकार का षड्यंत्र करते हैं। और उसने बोल दिया, कहा 1 लाख रुपया गरीब के खाते में पहुंचाऊंगा। अरे 48 लाख लोग हैं, 50 लाख करोड़ का बजट है और 46 करोड़ रुपए का बजट है, उसके लिए 50 लाख करोड़ रुपया बनता है। अरे कहां से देगा ये कहां से देगा? इसकी कैलकुलेशन ठीक नहीं है, झूठ बोलते हैं। अभी मैं राजस्थान के अंदर था, चुनावों के अंदर, आप सब लोग भी शायद वहां कहीं ना कहीं आपके पास बात आई होगी। जब मैं राजस्थान के चुनाव के अंदर गया तो 4,000 राजस्थान के किसानों ने आत्महत्या कर ली। किसी का कर्जा एक भी भाइयों रुपया माफ नहीं हुआ। 4,000 किसानों ने आत्महत्या कर ली। 16,500 किसानों की भूमि कुड़क कर दी गई। ये आपके पड़ोस की बात है, राजस्थान की। ये झूठ बोला है। और अब जब ये चुनाव चलता है, इनके पास विजन नहीं है, कोई नीति नहीं है। अरे अब ये दुष्प्रचार कर रहे हैं। कहा अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गया तो इस देश के संविधान को समाप्त कर देंगे। अरे भाइयों, किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी को 10 वर्ष हो गए हैं। ये देश ये संविधान के अनुरूप चल रहा है। अरे उनको पूछिए जो बात ये बोल रहे हैं, ये जिस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने तो इन 10 वर्षों में, अरे कांग्रेस ने कभी भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को संविधान के अनुरूप चलाया और उस संविधान निर्माता को जो उसके 5 स्थल थे उनको 5 तीर्थ के रूप में विकसित करके उसको सम्मान देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई, इस बात को हमने समझना चाहिए कि किस प्रकार की अफवाहें, किस प्रकार का झूठ बोलते हैं। और भाइयों, अब फिर एक और झूठ बोल दिया राहुल गांधी ने। हमें चौकस रहना चाहिए भाइयों। झूठ बोल करके वोट तो ले जाते हैं और वोट ले करके फिर गैस का सिलेंडर भी 3 दिन के अंदर देते हैं। ये हालात है, इससे भूले तो नहीं है आप लोग? आपको जानकारी है ना, गर्मी के अंदर भी और बरसात के अंदर भी, सर्दी में भी 3 दिन में गैस का सिलेंडर मिलता था। और अब झूठ बोल दिया राहुल गांधी ने, कहने लगा कि मुझे वोट दो, एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा। भाई, इसके पास कौन सा लादीन का चिराग है कि रगड़ देगा, रगड़ करके कह देगा ये गरीबी खत्म होगी? ये पता नहीं कैसी बातें कर रहा है, अपने परिवार की तरफ झांक नहीं रहा। अरे इसकी दादी ने 1970 के दशक में कहा, उसने बोला गरीबी हटाओ का नारा दिया। 55 साल 60 साल उस वयस के अंदर लोग देश के आकर के कि गरीबी हटेगी वोट देते रहे, परंतु गरीबी नहीं हटी। और अपने पिता की तरफ नहीं देखता। इसके पिता ने दिल्ली में बैठ करके कहा राहुल गांधी के कि मैं तो 1 रुपया दिल्ली से भेजता हूं और अली ब्राह्मणान में 15 पैसे पहुंचते हैं। वो 85 पैसे कहाँ चले जाते थे? किसकी जेब में चले जाते थे? कौन से वेलफेयर पे खर्च होने थे? किन की सुविधाओं के ऊपर खर्च होने थे? कौन से विकास कार्यों पे खर्च होने थे? उसकी चिंता नहीं की और बोलता है कि 1 मिनट में मैं गरीबी को समाप्त कर दूंगा। और गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने लड़ी है। इन्हीं 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दे करके भाइयों उसको इलाज कराने के लिए फ्री में, भाइयों उसको किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है।
और ये लोग बोलते हैं गरीबी हटाएंगे। मैं तो यहाँ के लोगों की भी, जो यहाँ के नेता हैं कांग्रेस के, उनको भी बताना चाहता हूँ, लंबे समय तक वो इस प्रदेश के अंदर सत्ता के अंदर रहे हैं। भाइयों, हमारी माताएं इतनी भारी संख्या के अंदर बैठी हैं, मेरे तो ध्यान में है 2-2 किलोमीटर की दूरी से सर के ऊपर मटका रख करके पीने का पानी घर में लेकर के आती थी। इनको तकलीफ का मालूम था कि वो पानी घर में कैसे आता है, परंतु उसकी चिंता नहीं हुई। अगर चिंता किसी ने की है तो नरेंद्र मोदी जी ने की है। हर घर के अंदर नल और उसमें स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था इन्हीं 10 वर्षों के अंदर ये नरेंद्र मोदी जी ने की है। यह गरीबी के प्रति लड़ाई है। अरे 4 करोड़ माताओं को, बहनों को मकान बना करके इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने दिए हैं। ये गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई है। और भाइयों, 50 करोड़ लोग ऐसे थे, ये कांग्रेस के लोगों ने उपहास उड़ाया कि जिनको बैंक में जाने का अधिकार नहीं था। आप सबको मालूम है कि अगर गरीब व्यक्ति किसी को बैंक में जाना पड़ जाता था, भाइयों उसको समस्या होती थी बैंक में खाता खुलवाने के लिए, खाता नहीं खुलता था, अपमान सहन करना पड़ता था। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि किसी गरीब को चिंता नहीं है, जीरो बैलेंस के ऊपर जा करके खाता खुलवा सकता है। 50 करोड़ लोगों के जनधन खाते खोलने का काम, सम्मान देने का काम इन 10 वर्षों में गरीब व्यक्ति को नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। इस बात को हमने समझना चाहिए कि सरकार गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई लड़ रही है। और मुझे खुशी है बताते हुए, मोदी जी ने बहनों के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप की, हमारी जो बहनें हैं उनको मजबूत करने का काम किया और उन तक पैसा पहुंचाने का काम करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने का काम पिछले 10 वर्षों के अंदर ये नरेंद्र मोदी जी ने किया। और आगे भी टारगेट लिया है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा आने वाले समय के अंदर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। जब गरीबी के प्रति इतनी मजबूती से लड़ाई लड़ी तो इसका परिणाम ये निकला कि देश की 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर लाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों, हम देखते थे यही यहाँ के जो नेता थे, 2 रुपए का चेक मुआवजे के नाम के ऊपर किसानों को, 5 रुपए का चेक उपहास करते थे किसान के साथ। मुझे ध्यान में है, अरे 10 वर्ष का हमने इनका रिकॉर्ड खंगाला। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, इनका रिकॉर्ड खंगाला। हमारे जेपी दलाल जी बीच में बैठे हैं, कृषि मंत्री है, इनका रिकॉर्ड खंगाला। इन्होंने मात्र अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में 1100 करोड़ रुपया किसान की फसल के मुआवजे का देने का काम किया। परंतु हमारी सरकार ने इन 9.5 वर्षों के अंदर, ये हमारी डबल इंजन की सरकार, भाइयों किसान को 12,500 करोड़ रुपया डायरेक्ट किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। किसान को मजबूत किया, किसान को सशक्त किया। अरे इस बात को भी हमने समझना चाहिए। इनके समय के अंदर एक समय था, ये 2009-10 से पहले की बात है, किसान को यूरिया का एक थैला 267 का मिलता था, डीएपी का 467 का मिलता था। परंतु कांग्रेस के समय के अंदर उसके रेट बढ़े, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर रेट बढ़ गए। ये 2013-14 की बात है, 12-13 की बात है। और किसानों को वो यूरिया का थैला तो 700 रुपये का, 800 रुपये का मिलना शुरू हो गया, और डीएपी का खाद का और थैला 1200 रुपये का मिलना शुरू हो गया। अगर ये किसान ही तैसी होते तो उसके ऊपर अंकुश लगाते, किसान के ऊपर दबाव नहीं पड़ना चाहिए था। परंतु आज भी 2022 के अंदर उस यूरिया और डीएपी के भाव फिर दोबारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर वो डबल हो गए हैं, और डीएपी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर 2400-3000 रुपये का थैला मिलता है। परंतु देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक किसान है तेजी बेटा आप लोगों का बैठा है, और उसने तुरंत कैबिनेट की बैठक बुलाई कि मेरे किसान के ऊपर कोई वजन नहीं जाएगा, ये सारा का सारा पैसा मेरी सरकार देगी। और भाइयों, आपको उसी भाव के अंदर चाहे यूरिया है चाहे डीएपी खाद है उसी रेट के अंदर उपलब्ध हो रहा है। भाइयों, उसके रेट बढ़ने नहीं दिए। और ये लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, इस बात को हमने समझना है। मैं आप लोगों से आज ही आग्रह करने के लिए आया हूँ कि आप भाइयों किसी की बात में ना आइए, क्योंकि कांग्रेस की जो नीति है
वो ठीक नहीं है। कांग्रेस की नीयत भी ठीक नहीं है। इनके नेतृत्व का तो आज तक पता नहीं है कि कौन नेतृत्व कर रहा है। कभी कोई बोलता है, कभी कोई बोलता है, नेतृत्व का आज तक पता नहीं है। और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की नीति भी सही है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भी सही है, भारतीय जनता पार्टी की नीति भी सही है। भाइयों, देश आज भी सबके अंदर चमक रहा है। मुझे गर्व है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। 2014 से पहले हम देखते थे, दुनिया बोलती थी, भारत सुनता था। आज भारत बोलता है, दुनिया सुनती है। ये तब्दीली अगर आई है, इन 10 वर्षों के अंदर आई है। भाइयों, ऐसे व्यक्ति को मजबूत करना, ऐसे व्यक्ति को मजबूत रखना, ये बड़ौदा की सरदारी की जिम्मेवारी है। रखेंगे ना? प्रधानमंत्री जी पूछेंगे तो क्या कहूँ मैं? 10 की 10 सीट हरियाणा की मोदी जी की थोड़ी है? 10 की 10 सीट क्या कहूँ? 10 की 10 सीट 400 बार। हरियाणा की। अच्छा, मोहनलाल जी का कितना मार्जिन रहेगा ये बताइए? 5 लाख का मार्जिन। 4 तारीख के बाद मोहनलाल बड़ौली को लेकर के इसी ग्राउंड में आऊंगा, लड्डू लेकर आऊंगा। ठीक है ना? है? परंतु गर्मी भी बहुत है। हाँ जी, दुआ देंगे, चिंता न करो आप। 4 तारीख के बाद आज पूरा देश बोल रहा है, एक ही बात बोल रहा है देश कि 2024 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो ये देश नरेंद्र मोदी जी को 400 पार सीटें दे करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने वाला है। और भाइयों, उस 400 के अंदर मेरी सोनीपत की लोकसभा सीट, ये कमल का फूल, ये 5 लाख के मार्जिन से भाइयों आप लोगों ने संकल्प लिया है, जतवा करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजना है। ठीक है, कह दो ना प्रधानमंत्री जी को, कह दो। आखा 5 लाख का संकल्प लिया है और चिंता करने की जरूरत नहीं है। माताएं बैठी हैं, माताएं कह दो प्रधानमंत्री जी को, हाथ खड़ा करके बताइए, बोल दो। कुछ हमारी माताएं पीछे हाथ नहीं खड़ा कर रही, पीछे हाथ नहीं खड़ा कर रही। सभी हाथ खड़ा करके एक संकल्प ले, एक वोट डलवाएंगे भी, रिश्तेदारों को भी कहेंगे, मित्र प्यारों को भी फोन पर कहेंगे। अगर मेरी जाने की जरूरत पड़ी तो हम जा करके भी बोलेंगे कि एक वोट कमल का बटन दबे और नरेंद्र मोदी जी को ये भारत, ये हमें सशक्त भारत जो उन्होंने संकल्प लिया है कि 2047 में ये विकसित राष्ट्र बनेगा, उस विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमने ये काम करना है। आने वाली पीढ़ियां हमारी सुरक्षित रहें, मजबूत रहें, ये सुरक्षित भारत मिले, मजबूत भारत मिले, इसके लिए हमने काम करना है। और आज गरीब की भी चिंता जरूरत नहीं है। और एक बात और कही है, 4 तारीख तक तो मैं ज़्यादा बोलता नहीं क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, परंतु 4 तारीख के बाद भाइयों स्थिति ऐसी कर देंगे कि वो याद रखेंगे कि हमने कहाँ पढ़ा था, कहाँ नहीं पढ़ा था। मेरा तो कुछ नहीं है भाई, मैं तो आप वर्ग हूँ और आज यहाँ से ये नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से खड़ा हुआ हूँ, अमित शाह जी के आशीर्वाद से खड़ा हुआ हूँ, जगत प्रकाश नड्डा जी के आशीर्वाद से खड़ा हुआ हूँ, मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से खड़ा हुआ हूँ। और ये कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना ये मेरी जिम्मेवारी है। मैं बख्शने वाला नहीं हूँ किसी को, कभी बाद में कहे मेरे को। भाइयों, मजबूती से